कमरे में घुसते ही छाया पर्स को पलंग पर उछालते हुए ड्रेसिंग टेबल के सामने जा खड़ी हुई। आवेग और रोमांच का मिला जुला एहसास, सांसों का अस्वाभाविक आरोह अवरोह, खोजी नजरें आईने के भीतर अवतरित हो आई। छाया की देह का मुआवना करने लगी। नाभि को निहारते हुए लगा जैसे नाभि की सुरंग के भीतर से महीन किलकारी गूंजी हो। माँ। हाथ अनायासी नाभि पर टिक गए। 1.5-2 माह का ही होगा कमबख्त। अपने होने का आभास पूरी शिद्दत से देने लगा है। छाया ने मोबाइल में समय देखा। 3:10, यानी राजीव को ऑफिस से लौटने में काफ़ी देर है। सुबह उठने के बाद से 9 बजे तक एक के बाद एक इतने काम करने पड़ते हैं कि दिमाग चक्कर घिन्नी सा घूमने लगता है। चाय, नाश्ता, लंच, सोनू को तैयार करना, राजीव अपनी हर एक ज़रूरत के लिए उसे ही पुकारेगा। इन्हीं सब आपाधापी के बीच चुहल के लम्हों के छाग भी पड़ते रहते। मसलन बाथरूम में हुजूर गुहार लगाएंगे, छाया आंखों में साबुन घुस गया है यार, मग नहीं मिल रहा, प्लीज़। और दौड़कर बाथरूम में घुसी कि खिलखिलाकर बाहों में समेट लेंगे। राजीव के ऑफिस चले जाने के बाद उसने शेष काम रोज की तरह ही निपटाए थे। फिर पलंग पर लेटकर एक पत्रिका के पन्ने उलट पुलट रही थी कि अचानक जी मिचलाने लगा और आंखों के आगे अंधेरा छा गया। थोड़े थोड़े अंतराल पर 2-3 उल्टियाँ भी हो गई। खाया पिया सब बाहर आ जाने के बाद मन संयत हुआ। फिर उसका ध्यान सूत्रों की कड़ियाँ मिलाता अनायासी कोख तक जा पहुँचा। वह खुशी की झुरझुरी से झिक उठी। क्या सचमुच प्रेग्नेंट हो गई है वह? उसने तुरंत ही निदान कर लेना होगा। थोड़ी देर में ही उसने कदम डॉक्टर विभा के नर्सिंग होम की ओर बढ़ गए। डॉक्टर विभा उसकी पारिवारिक चिकित्सक थी। गहन चेकअप के बाद मुस्कुराते हुए निदान दिया, बिल्कुल, आप प्रेग्नेंट है छाया जी। घर लौटकर वह राजीव की बेचैनी से प्रतीक्षा करने लगी। लगा जैसे आज समय कछुआई गति से सरक रहा है। इतनी रोमांचक खबर राजीव को फ़ोन पर बताना उसे अच्छा नहीं लगा। तभी सोनू स्कूल से आ गया। 4 महीने पहले ही उसे स्कूल में डाला था। आते ही सोनू उससे लिपट गया। छाया ने भी आवेश में उसे अपने से चिपटा लिया। वह सोनू को बहुत प्यार करती थी, इसलिए नहीं कि सोनू, जो राजीव की पूर्व पत्नी का बच्चा है, के प्रति बेचारा जैसा भाव थे। ऐसी भावना उसके मन में कभी आई ही नहीं। पहले ही दिन जब उसने सोनू को देखा था, उसकी मासूम और भोली सूरत दिल में उतरती चली गई। सोनू की आंखों में उसे राजीव का बिंब दिख रहा था। वस्तुतः राजीव के करीब आने और फिर शने शने उसकी ज़िंदगी में दाखिल होने का माध्यम सोनू ही तो था। उसकी आंखों के आगे 3 साल पहले के कोलाज रुई के फाहों की मानिंद उड़ने लगे। 3 साल पहले वह डॉक्टर वर्मा के नर्सिंग होम में वरिष्ठ नर्स थी। डॉक्टर वर्मा शहर के ख्यात आँखों के सर्जन थे। एक दिन शाम का समय था। बाहर रिमझिम बारिश हो रही थी। राजीव सोनू को गोद में उठाए हड़बड़ाते हुए नर्सिंग होम में आया। सोनू खेलते हुए छत से गिर गया था। पाँव में गहरी चोट लगी थी। खून भी बह रहा था। राजीव के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। हिम्मत से काम लीजिए मिस्टर राजीव, सब ठीक हो जाएगा। छाया ने राजीव को ढांढस बंधाया। सोनू को एडमिट करके ज़रूरी एक्सरे व अन्य जांच की प्रक्रिया तुरंत शुरू कर दी गई। रिपोर्ट से पता चला कि पाँव में फ्रैक्चर आया है और ऑपरेशन करना होगा। छाया, ओटी तैयार करो जल्दी, तुरंत ऑपरेशन करना होगा। और हाँ, रक्त की ज़रूरत पड़ेगी। राजीव साहब से कहो ओ नेगेटिव रक्त का प्रबंध कर ले। डॉक्टर वर्मा ने निर्देश दिए। रक्त की आवश्यकता पड़ेगी यह जानकर राजीव घबरा ही गया। कहाँ से जुटाएगा रक्त? ब्लड बैंक या प्रोफेशनल डोनर के रक्त पर उसे भरोसा नहीं हो रहा था। मेरा ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है और बच्चे की माँ नहीं है। प्लीज़ आप ही कोई उपाय करें मिस छाया। राजीव का स्वर कातर हो गया। धैर्य रखिए मिस्टर राजीव, घबराने से समस्या थोड़े ही हल होगी, कहती छाया
ओटी के भीतर चली गई। उसके बाद 3 घंटे की लंबी बेचैनी भरी प्रतीक्षा। सोनू के ओटी से निकलते ही वह स्ट्रेचर से पीछे लपका। सोनू को बिस्तर पर लिटाकर रक्त चढ़ाना शुरू कर दिया गया। राजीव यह सब विस्फारित नेत्रों से देखता रहा। रक्त छाया ने डोनेट किया है सर, पास खड़ी सिस्टर ने मुस्कुराते हुए बताया तो वह हैरान रह गया। उसका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है। उसके बाद सोनू लगभग 1 माह नर्सिंग होम में रहा। राजीव रोज ऑफिस जाने के पहले और शाम को ऑफिस से लौटते हुए नर्सिंग होम आ जाता और देर तक सोनू के पास बैठता। दिन में भी कई बार फ़ोन करके जानकारी लेते रहता। सोनू को छाया के संरक्षण में देकर वह निश्चिंत सा हो गया। इस 1 माह के दौरान सोनू की देखभाल करते करते छाया कब उसके अंतर्मन में उतरती चली गई, राजीव को पता ही नहीं चला। नर्सिंग होम में आते ही राजीव की आतुर नज़रें गौरैया की तरह चारों ओर फुदकती छाया को ढूंढने लगती। वह बहाने गड़ कर उसे सोनू के रूम में बुलाता और सोनू के लिए लाए फ्रूट्स और चॉकलेट्स में से उसे भी आग्रह करके खिलाता। छाया की आंखें भी रोमांच के गुदगुद एहसास से चमकने लगी। वह भी तो राजीव के प्रेम पाश में बनती चली जा रही थी। शनै शनै स्थिति यह हो गई कि सोनू छाया को स्वयं के वजूद का हिस्सा लगने लगा और राजीव चिर आकांक्षित स्वप्न पुरुष एक त्रिकोण सा बन गया। प्यार और वात्सल्य से ऊपर तक भरा ऐसा त्रिकोण जिसे परिभाषित करने की बात संकोचवश कोई भी करने से हिचक रहा था। लेकिन संकोच की बलुई दीवार भी भला देर तक टिक सकती है क्या? जिस दिन सोनू ठीक होकर नर्सिंग होम से डिस्चार्ज हुआ, राजीव ने छाया से पिकनिक पर चलने का अनुरोध किया। छाया सहर्ष मान गई। उसकी अतरंग सहेली मीना भी साथ हो ली। नेहरू पार्क का एकांत कोना, गुलमोहर की छांव तले चारों बैठे चुहल में व्यस्त थे कि मीना सोनू को लेकर झील में तैर रही बतखों की ओर चली गई। राजीव छाया की आंखों में कुछ नायाब सी चीज तलाशता रोमांचित हो रहा था। इस तरह क्या देख रहे हैं आप? छाया का लहजा शरारत से भरा था। मैं तुमसे, सॉरी, आपसे कुछ। राजीव के होंठ थरथरा कर रह गए। उसकी लड़खड़ाती आवाज़ पर छाया हंस पड़ी। सॉरी नको, तुम चलेगा, पर ये मैं क्या है साहब? जो भी कहना है एक एग्जीक्यूटिव के रोबदार लहजे में कहिए ना। छाया क्या तुम? राजीव संकोच से लरसते हुए बोला। मेरा मतलब है, क्या तुम जिंदगी के इस सफ़र में मेरी हमसफ़र बनकर साथ साथ चलना पसंद करोगी? ओह राजीव, ओह। छाया का भी सारा संकोच एक पल में ही ढह गया। पता है, यह सुनने के लिए मैं कितनी बेचैन थी। तुम्हारे जैसा हमसफ़र पाकर तो ज़िंदगी का सफ़र मज़ेदार हो जाएगा। पर इस बेचारे सोनू का क्या होगा? क्या होगा मतलब? छाया दृढ़ता से बोली। हमारी शादी के बाद वह बेचारा क्यों रहेगा? हाँ, उसे माँ जरूर मिल जाएगी। राजीव के स्वर में उदासी घुल गई। सौतेली माँ? छाया ने लपक कर अपनी हथेली राजीव के होठों पर रख दी। ऐसा ना कहो यार, सोनू मेरा अपना बेटा होगा, मेरी कोख से जन्मे बच्चे की तरह। मुझे सौतेली शब्द से बेहद घृणा है राजीव। माँ को सिर्फ और सिर्फ माँ ही रहने दो। उसे विशेषण के खानों में ना बांटो। मैं उसे भी उतना ही प्यार दूंगी जितना तुम्हें, क्योंकि उसके चेहरे में हर वक्त मुझे तुम्हारा अक्ष दिखेगा। राजीव ने प्यार के आवेश में छाया को बाहों में खींच लिया। तभी कॉल बेल की आवाज़ से उसकी तंद्रा टूट गई। तो आ गए जनाब, पूरा आधा घंटा लेट। थोड़ी देर में कॉफ़ी का प्याला लिए जब वह मुस्कुराती हुई राजीव के पास आई तो राजीव ने उसकी ओर देखते हुए कटाक्ष किया। क्या बात है मैडम, आपकी हंसी ऐसी है कि साफ छुपाती भी नहीं, सामने आती भी नहीं। एक खुशखबरी है। छाया की आवाज़ खुशी से लरज रही थी। खुशखबरी? राजीव ने कॉफ़ी का प्याली
एक ओर सरकाकर उसे बाहों में खींच लिया। जल्दी बताओ ना। मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या? राजीव हतप्रभ रह गया। क्या? आवेश में लंबा खिंच गया था। थोड़ी देर पहले का कह लगाता चेहरा एकाएक गंभीर हो गया। छाया ने तो सोचा था कि प्रेगनेंसी की बात जानकर राजीव खुशी से झूम उठेगा, लेकिन उसकी खामोशी देखकर वह सहम गई। तुम्हें अच्छा नहीं लगा? नहीं, राजीव हकलाया। पर इतनी जल्दी? धत तेरी की। छाया की जान में जैसे जान आई हो। तो जनाब जल्दी की बात पर उदास हो गए। जल्दी तुमने की या मैंने? मैं सोच रहा था कुछ समय के लिए इसे टाला जा सकता तो अच्छा रहता। सोनू अभी छोटा है। कॉफ़ी के प्याले पर नज़र गड़ाए राजीव फुसफुसाया। सोनू छोटा है। छाया ठहाके लगाती हंस पड़ी। 4.5 साल का हो गया। इतना अंतराल कम होता है। उफ, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। नाउ हरी अप डार्लिंग, इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए किसी बढ़िया होटल चलते हैं। राजीव कहना चाहता था, सोनू से तुम्हारा परिचय सिर्फ 1 साल पुराना ही तो है। 1 साल का अंतराल निश्चय ही कम होता है, पर चुप रह गया। छाया सारे समय सोनू से चुहल करती रही, जबकि राजीव गुमसुम और गंभीर बना रहा। वह सोच रहा था कि सोनू के साथ छाया के रिश्ते को नया नाम दिया जाए। अपना बच्चा हो जाने के बाद छाया की नज़रों में सोनू की क्या स्थिति रह जाएगी। अनायासी उसके जहन में अतीत के 2 कोलाज एक के बाद एक कौंध गए। पहला कोलाज, कैंसर की लास्ट स्टेज में आकर मृत्युशैया पर अंतिम सांसें लेती लीना की कराह में लिपटी बड़बड़ाहट। बेशक मेरे मरने के बाद दूसरी शादी कर लेना राजीव, पर हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि सोनू को माँ देना, सिर्फ और सिर्फ माँ, कैकेयी नहीं। दूसरा कोलाज, छाया से शादी के बाद फर्स्ट नाइट की रात। उसकी बाहों में छुई मुई सी सिमटी छाया की मदहोश कर देने वाली फुसफुसाहट। मैं तुम्हारे बिना अधूरी हूँ राजीव, मैं तुम दोनों को ही दिल की गहराइयों से प्यार करती हूँ। सोनू अगर तुम्हारी आंखों का तारा है तो मेरे कलेजे का टुकड़ा भी बना रहेगा, हमेशा हमेशा के लिए। तो क्या फर्स्ट नाइट को कही छाया की इन बातों को कोरी भावुकता कहकर खारिज कर देना चाहिए? उस दिन के बाद से छाया ने महसूस किया कि राजीव के भीतर एक और भिन्न राजीव अवतरित हो आया है। व्यवहार और प्रकृति के स्तर पर इस जाने पहचाने राजीव से बिल्कुल उलट। कहाँ उन्मुक्त ठहाकों और लतीफ़ों के शगुफ़े छोड़ता पहले का राजीव, कहाँ मौन और गंभीरता का मुखौटा लगाए यह अंतर्मुखी राजीव। वह देखती है कि राजीव के व्यवहार में शिथिलता घुलती जा रही है। पहले सुबह ऑफिस जाने के पूर्व और शाम को लौटकर आने के बाद उसी एक पल के लिए भी अकेले नहीं छोड़ता था। वही राजीव अब कछुओं की तरह अपने खोल में सिमटा रहता और इस राजीव को मुखर करने के लिए पहल उसे ही करनी पड़ती, जिसके उत्तर में वह सिर्फ हाँ हूँ करता, औपचारिक बना रहता। एक दिन शाम को ऑफिस से लौटकर कॉफ़ी की चुस्कियाँ लेते हुए राजीव पूछ बैठा, सोनू कहाँ है? पड़ोस के चिंटू के संग खेल रहा है। स्कूल से लौट आने के बाद उसे दूध दिया था? हाँ। सुबह उसके टिफ़िन बॉक्स में चॉकलेट रखी थी ना? हाँ। अचानक राजीव की नज़र ड्रेसिंग टेबल के पास वाली कैबिनेट पर चली गई। उसकी त्योरियाँ चढ़ गई और वह चीख पड़ा, यह चाबी वाली डॉल तो सोनू को खेलने के लिए लाया था, इसे अलमारी के भीतर क्यों रख दिया? छाया उसके लहजे पर स्तब्ध रह गई। डॉल को राजीव ने खुद ही अलमारी के भीतर रखा था। सोनू को लेकर मेरी ममता पर इस तरह संदेह क्यों होने लगा है तुम्हें? छाया की आवाज़ अनायासी भर्रा उठी। मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। राजीव एक पल को सकपका गया। चेहरे की रेखाएं भी बहुत कुछ अनकहा कह देती है राजीव। छाया ने अटक अटक कर कहना जारी रखा, पहले भी कह चुकी हूँ, मैं तुम दोनों को ही बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हारा इस तरह खामोश रहना मुझसे सहा नहीं जाता यार। प्यार की नींव तो
विश्वास पर टिकी होती है ना। विश्वास करो, मैं सोनू को अपने कोख जने बच्चे के तरह ही प्यार करती हूँ और दूसरे बच्चे के आने के बाद भी इस स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। एक संडे को रात में टीवी पर दूसरी माँ फिल्म दिखाई जा रही थी। फिल्म सौतेली माँ के जुल्म और कठोर व्यवहार वाले कथानक पर आधारित थी। फिल्म देखते हुए दोनों के बीच मौन पसरा रहा। फिल्म समाप्त होने पर छाया ने हंसते हुए टिप्पणी जड़ी, ये फिल्म वाले भी ना कल्पना की कैसी कैसी बेतुकी उड़ान भरने लगते हैं और अपनी सनक में फिल्म को अविश्वसनीय ही नहीं नकारात्मक और वाहियात बना डालते हैं। कमबख्त ने सारा मूड खराब कर दिया। दूसरे दिन ऑफिस जाते हुए राजीव ठंडे लहजे में बोला, क्यों ना सोनू को हम किसी अच्छे बोर्डिंग स्कूल में डाल दें। अभी से वहाँ रहेगा तो तौर तरीके सीख सकेगा और तुम्हें भरपूर आराम भी मिल जाएगा। आराम? छाया का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। राजीव के चले जाने के बाद वह अशांत हो उठी। काम में मन ही नहीं लग रहा था। मस्तिष्क में विचारों का मंथन चल रहा था। आराम शब्द में राजीव का व्यंग किस ओर था वह खूब समझ रही थी। उफ, क्या करे वह राजीव को दिल की गहराइयों से प्यार करती है। उसके बिना जीने की कल्पना भी असहाय है। सोनू भी अपने गर्भ से जने बच्चे की तरह ही बेहद प्यारा है। अपने प्यार और वात्सल्य का प्रमाण क्या इसी तरह हर वक्त रो रो कर गिड़गिड़ा कर देना होगा उसे। तभी घंटी की आवाज़ से तंद्रा भंग हुई। दरवाज़ा खोला तो सामने मीना खड़ी थी। हाय छाया, कैसी है तू? मीना ने उसे कंधे से पकड़कर कहा। तेरा चेहरा उतरा हुआ क्यों है? राजीव से झगड़ा हुआ क्या? छाया उसके सवाल पर फफक पड़ी और सारी बातें विस्तार से बताती चली गई। राजीव और सोनू के प्रति उत्कट प्रेम, प्रेगनेंसी की बात पर राजीव की असहजता, सोनू को लेकर छाया के व्यवहार पर संदेह। बेशक राजीव खुलकर भले ही ना कहे, पर उसके रूखे हाव भाव से स्पष्ट है कि उसे प्रमाण चाहिए। प्रमाण अपने प्यार का, समर्पण का और अपने वात्सल्य का प्रमाण कहाँ से और कैसे जुटाऊं मीना? क्या नारी की अपनी कोई स्मिता नहीं होती? लोगों को क्यों उन्हें विमाता में सिर्फ कैके ही नज़र आती है, पन्ना नहीं? युवावस्था में ही विधवा हो जाने के बाद ससुराल और पीहर दोनों ही ओर से प्रताड़ित होकर निर्वासन का घुटन भोगती मीना छाया की व्यथा सुन कर तड़प उठी। तेरे इस कदर पागलपन की सीमा तक के समर्पण का क्या प्रतिदान मिला तुझे? संदेह और अजनबीपन की सलीब ही ना, जिस पर हर पल टंगे रहना है। कभी ऐसे ही पागलपन के दौरे से मैं भी गुजर चुकी हूँ रे। लाख प्यार का दम भरे पुरुष, उसके अंदर का मैं कभी नहीं मरता, जो हमेशा अधिकतर की चाहत रखता है। वह प्यार की सांद्रता को क्या समझेगा? तेरी समस्या के बस दो ही हल है। छाया उत्सुक निगाहों से मीना की ओर देख रही थी। पहला तलाक। मीना एक क्षण के मौन के बाद फुसफुसाई। मैं जानती हूँ यह तेरे लिए संभव नहीं, क्योंकि तेरे भीतर गहरे तक ठुसी राजीव के प्रति विक्षिप्त दीवानगी ऐसा नहीं करने देगी तुझे। दूसरा हल जो ज़्यादा सरल है वह है अबॉर्शन, यानी गर्भपात। नहीं, छाया के कंठ से हल्की चीख निकल गई। चीखो नहीं, चिंतन करो। सिर्फ गर्भपात ही राजीव के जहन में भरे शक और अविश्वास के धुंध को काट सकता है, और कोई विकल्प नहीं। मीना मुंह बिचकाती उपेक्षा से हंसी। स्वप्न पुरुष, हा हा हा। मीना के चले जाने के बाद छाया बिस्तर पर निढाल होकर पड़ गई। कलेजा धक धक कर रहा था। क्या राजीव वाकई इतना निष्ठुर हो गया है कि अपने अप्रत्याशित अजूबे व्यवहार से अबॉर्शन की मांग कर रहा है? गर्भ में तीर रहे भ्रूण के निर्माण में उसकी भी तो बराबरी की हिस्सेदारी है कि नहीं? दिन इसी ऊहापोह में बीतते रहे। राजीव का असामान्य व्यवहार उसे टीसता रहता। कुछ दिन बाद एक घटना घट गई। दोपहर का वक्त था। सोनू के स्कूल की छुट्टी थी। वह कमरे में खेल रहा था। छाया पलंग पर लेटी किसी पत्रिका के पन्ने पलट रही थी।
पता नहीं कब उसे झपकी आ गई जो सोनू के चीख के बाद टूटी। चीख किचन से आई थी। वह झटपट उस ओर दौड़ी। सोनू की तर्जनी से खून टपक रहा था। सब्जी काटने वाली छुरी से उंगली कट गई थी। माया को काटो तो खून नहीं। जहन में राजीव का तमतमाया रौद्र रूप छलक उठा। 3 बजे थे। राजीव को लौटने में अभी देर थी। पास के नर्सिंग होम जाकर सोनू की उंगली की मरहम पट्टी कराकर ले आई। जख्म की वजह से सोनू को बुखार आ गया था। ऑफिस से लौटने पर जैसे ही राजीव को पूरे वाकये का पता चला, देर तक चुप बैठा रहा, मानो अपने भीतर उमड़ रहे भीषण क्रोध पर काबू करने का प्रयास कर रहा हो। फिर लंबी उब भरी निश्वास छोड़ता बड़बड़ाया, ऐसा ही होना है, मैं जानता था। विश्वास करो राजीव, यह सब अनजाने में हुआ है, छाया ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। अनजाने में? हाँ। राजीव उपेक्षा भरी हंसी हंसा। लाख ममता का दंभ भरो तुम्हारे और सोनू के बीच एक कैकेयी हमेशा मौजूद रहेगी। नहीं राजीव नहीं, तुम्हें इस तरह मेरी ममता को सलीब पर टांगने का कोई अधिकार नहीं है। वह चीखी तो पड़ी। ममता और वात्सल्य की बात रहने दो, कुछ दिन और बर्दाश्त कर लो इसे, जल्द ही दिल्ली के किसी हॉस्टल में डाल आऊँगा। राजीव के शब्द पिघले हुए शीशे की तरह ही छाया के कानों में टपकते चले गए। दूसरे दिन रविवार का। राजीव ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा शेव कर रहा था। छाया पास ही पलंग पर बैठी थी। दोनों के बीच मौन किसी घने कुहासे की तरह पसरा हुआ था। सोनू का बुखार उतर चुका था और उसमें पहले जैसी चपलता आ गई थी। एक खिलौना कार में पतली डोर बांधकर उसे खींचते हुए रूम में चक्कर काट रहा था। खेलते खेलते सोनू रूम से बाहर निकल गया। उसके बाहर पतला गलियारा था और उसके बाद सीढ़ियाँ। सोनू रूम की ओर मुंह करके कदम दर कदम पीछे खिसक रहा था। तभी राजीव का ध्यान उसकी ओर गया तो वह चीख पड़ा, सोनू बेटे, पीछे सीढ़ियाँ हैं, रुक जाओ। छाया में ना जाने कहाँ से फुर्सत आई कि वह तीर की तरह सोनू की ओर लपकी और इसके पहले कि सोनू का अगला कदम सीढ़ियों पर पड़कर लड़खड़ाता, छाया ने उसको बाहों से पकड़कर सामने की ओर खींच लिया। सोनू तो बच गया, पर वह स्वयं का संतुलन नहीं रख पाई और सीढ़ियों के नीचे लुढ़कती चली गई। चिर परिचित नर्सिंग होम, गायनी विभाग का ओटी के भीतर की सिहरा देने वाली शमशानी खामोशी, खामोशी का कोहरा लपेटे अष्टावक्री टेबल पर सुलग पड़ी छाया की देह। 3 घंटे की गहन शल्य क्रिया के बाद उसे रिकवरी रूम में लाया गया। चेकअप के बाद पता चला था कि चोट के कारण पेट में पड़ रहा भ्रूण नष्ट हो गया था और तुरंत ऑपरेशन करके मृत भ्रूण को बाहर निकाल डालना अत्यंत जरूरी था। कैसा लग रहा है अब छाया? थोड़ी देर बाद होश आया तो राजीव की आवाज़ से पलके उसकी ओर उठ गई। आवाज़ के लहजे ने सुखद आश्चर्य से चौंका दिया था। इन दिनों के उपेक्षा भरे कठोर व्यवहार के विपरीत प्यार की मिठास से लबरेज लहजा, बिल्कुल वही और वैसा जो पहली मुलाकात के दौरान सोनू के नर्सिंग होम में रहते हुए करता था। उन्मुक्त और शांत प्यार से सराबोर बिंदास लहजा। इसी लहजे को सुनने के लिए तो तरस रही थी। छाया की नज़रें अपने चारों ओर के परिवेश का मुआयना करने लगी। अरे ये दीवारें, ये वार्ड, ये पेड़ और सारे उपकरण, लाइट, फैन, सब कुछ तो जाना पहचाना है। यानी वह अपने पुराने नर्सिंग में एडमिट है। लेकिन क्यों? अचानक उसे महसूस हुआ कि उसकी कोख एकदम हल्की हो गई है। दोनों हाथ उत्तेजना में नाभि पर आ टिके। ना कोई स्पंदन और ना ही थिरकन। तो क्या वह भय से भरकर चीखना ही चाहती थी कि डॉक्टर विभा आती दिखी। चोट लगने से भ्रूण नष्ट हो गया था। तुरंत अबॉर्शन करना पड़ा। नाउ यू आर आउट ऑफ डेंजर। छाया सन्न रह गई। हलक से घुटी घुटी सिसकी निकल गई। सन्नाटे के खोल में लिपटी बेआवाज सिसकी। तो यह वजह है राजीव के लहजे और व्यवहार में आए अप्रत्याशित बदलाव की।
बदलाव के पीछे प्यार का आलोड़न नहीं बल्कि गर्व का नष्ट हो जाना है। खूब। छाया की सुनी सुनी नजरें पंख फड़फड़ाती राजीव की नज़रों से गुथी तो राजीव अनजाने ही सकपका गया। चलो अच्छा ही हुआ कि अबॉर्शन हो गया। छाया अब तक खुद को संयत कर चुकी थी। तुम्हें प्रमाण चाहिए था ना मेरे वात्सल्य और ममत्व का। भले ही मुखर होकर तुमने नहीं कहा, तुम्हारे भीतर कहीं ना कहीं यह बात जरूर थी कि अबॉर्शन हो जाए। अबॉर्शन होने से मेरे भीतर की कैकई का भी अंत हो जाएगा और तुम्हें तो मेरे वात्सल्य को हर पल सलीब पर टांगने की ज़रूरत भी नहीं रह जाएगी। नहीं छाया, नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा। आई लव यू वेरी मच। राजीव की जबान अनजाने ही हकला गई थी। मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ राजीव। छाया शांत और गंभीर थी। दरअसल नारी मुक्ति की सारी बातें सिर्फ हवा हवाई है। पुरुष सत्तात्मक समाज में नारी को हमेशा ही झुकना पड़ा है। नारी के लिए प्यार सिर्फ शब्द भर नहीं बल्कि एक समर्पण है, एहसास है। मैं तुम्हें और सोनू दोनों को दिल की गहराइयों से चाहती हूँ। मेरे लिए भविष्य यानी अपना गर्भ महत्वपूर्ण नहीं बल्कि वर्तमान यानी सोनू महत्वपूर्ण है। मेरा अभी भी यही मानना है कि माँ सिर्फ और सिर्फ माँ होती है। उसे विशेषणों के खानों में नहीं बांटा जा सकता। सामने की दीवार में आईना टंगा था। राजीव की नज़रें आईने की ओर ही थी। आईने के भीतर उसका हमशक्ल अवतरित हो आया था। अचानक उसे लगा आईने के भीतर के उसके हमशक्ल का कद सिकुड़ने लगा है और सिकुड़ता ही चला जा रहा है, इंच दर इंच। तो दोस्तों ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई हो। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।